नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं प्रीति सिंह। महंगाई एक ऐसा शब्द जो अखबारों की सुर्खियों से ज्यादा हमारे घर की रसोई में महसूस होता है। दूध महंगा हो, सब्जी के दाम बढ़े, बच्चों की स्कूल फीस हो या घर का किराया, हर महीने हमारी जेब से निकलने वाला पैसा दरअसल एक ही आंकड़े से जुड़ा होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई। लेकिन सवाल यह है कि जिस सीपीआई से देश की महंगाई नापी जाती है, जिसके आधार पर आरबीआई इंटरेस्ट रेट तय करता है, सरकार की पॉलिसी बनती है, क्या वो सीपीआई उसके जरिए आज के भारत की सच्ची तस्वीर दिखाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, इनके बारे में देखना, समझना, जानना जरूरी हो जाता है। इसलिए आज इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं सीपीआई के बेस ईयर रिवीजन की। एक ऐसी एक्सरसाइज है ये जो सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि नए भारत की बदलती कंजम्पशन हैबिट्स को समझने का प्रयास है। दो बेहद खास मेहमान आज मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं, जो कि नीति निर्माण और एक तरह से कहें इस पूरे सिस्टम से गहराई से जुड़े रहे हैं, बारीकी से इस पर नजर रखते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को नजदीक से देखते समझते हैं। तो चर्चा की शुरुआत हम इन्हीं दो मेहमानों के साथ करेंगे। मेरे साथ दीप्ति श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं यानी डीडीजी, प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दीप्ति जी डीडीजी के तौर पर मंत्रालय में बेस रिवीजन वर्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, साथ ही जो सीपीआई के बेस रिवीजन के एक्सपर्ट ग्रुप की वो मेंबर सेक्रेटरी भी हैं, यानी इसको बहुत अच्छे से समझती हैं। इस इंडेक्स के बारे में तमाम बारीकियां हम उनसे समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति जी आपका और धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्राची मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द आइजैक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी, अशोका यूनिवर्सिटी। डॉक्टर प्राची का भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सीपीआई के बेस रिवीजन के एक्सपर्ट ग्रुप के मेंबर भी हैं आप। प्राची जी, शुरुआत में आप ही से करूंगी और थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप समझाएं कि सीपीआई की जब हम बात कर रहे हैं और इन्फ्लेशन केवल एक तरह से नंबर्स भर नहीं है, बल्कि जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसकी बैकबोन के तौर पर इसे देखा जाता है। आप कैसे देखेंगी या समझाएंगी सीपीआई की भूमिका को आरबीआई के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस में, सरकार के बजटरी चॉइसेस में, और अल्टीमेटली जब हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आम दर्शकों के लिए समझना जरूरी है कि सीपीआई में बदलाव उनकी ईएमआई, सेविंग्स और परचेजिंग पावर को कैसे प्रभावित करता है। सीपीआई को मोटे तौर पर कैसे समझें हम? प्रीति जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके के लिए, और मेरे लिए और भी खुशी की बात है कि मैं मॉस्पी की बहुत ही योग्य और अनुभवी स्टाफ दीप्ति जी के साथ इस प्रोग्राम पे आई हूँ। तो देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा कि सीपीआई हमारी ज़िंदगी को कैसे अफेक्ट करता है, और इन पर्टिकुलर जो आपने पूछा कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को कैसे अफेक्ट करता है, तो पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप देखें, 2016 से औपचारिक ढंग से हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग का ढांचा अडॉप्ट कर लिया। और इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है? ये बेसिकली प्राइस स्टेबिलिटी कीपिंग इन माइंड ग्रोथ। तो मूल्य स्तर को सीमा 4% सीमा के अंदर रखना, प्लस माइनस 2%। इस नए ढांचे का जो केंद्र है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है। सो जो 4% है वो सीपीआई इन्फ्लेशन है, जिसमें रिजर्व बैंक को उस 4% को टारगेट करना है और प्लस माइनस 2% की सीमा के अंदर रखना है। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए तो डायरेक्ट सीपीआई को बारीकी से मेजर करना, इसे समझना, देयर इज अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन। अब हम आते हैं फिस्कल पॉलिसी पे। तो फिस्कल पॉलिसी पे भी सीपीआई का बहुत प्रभाव है, और मैं आपको बताती हूँ क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं सीपीआई के फिस्कल पॉलिसी पे। एक तो आप देखें नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कोई भी, अगर आप राजकोषीय नीति के कोई भी आंकड़े को आप देखें, जैसे डेट टू जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी, सब के डिनोमिनेटर में जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी रहता है। और नॉमिनल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन पे, या जीडीपी डिफ्लेटर इसको टेक्निकली कहते हैं, उस पे डिपेंड करता है। बहुत डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का इसमें ज़्यादा वेट है, लेकिन सीपीआई इन्फ्लेशन भी आमतौर पर डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के साथ साथ चलता है। तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन पे बहुत डिपेंड करता है, और सीपीआई बहुत ज़रूरी है नॉमिनल जीडीपी के लिए। और अगर हम बारीकी से सोचें तो आप सरकार की टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन को देख लें,
वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पे डिपेंड करता है, और इन्फ्लेशन उसके अंदर भी, उस पे भी बहुत बहुत बड़ा प्रभाव है उसका। तो सरकार जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है उसकी बॉयंसी नॉमिनल जीडीपी और इसलिए इन्फ्लेशन पे डिपेंड करती है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रभाव के माध्यम हैं। आप सोचें, सरकार के बहुत सारे खर्च जो होते हैं वो सब सीपीआई इन्फ्लेशन से लिंक्ड रहते हैं। कितनी सैलरी देनी है, कितनी ब्याज दर जो है, जैसे मान लो इन्फ्लेशन कभी बढ़ गया तो उससे ब्याज दर बढ़ जाएगा, सरकार का खर्च जो ब्याज पे है वो बढ़ जाएगा। तो ये सब सरकार की राजकोषीय नीति को सीपीआई इन्फ्लेशन बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है इसका, और इसीलिए इसको बारीकी से समझना और इसको मेजर करना अत्यंत ही अनिवार्य है। बिल्कुल। और सीपीआई के बारे में मोटे तौर पर हमने समझा। दीप्ति जी, जब हम बेस ईयर रिवीजन की बात करते हैं, इसके मूल सवाल पर अगर हम आए तो थोड़ा आम भाषा में आप समझाइए बेस ईयर क्या होता है और सीपीआई का बेस रिवीजन एक्सरसाइज असल में ये क्या क्या कवर करता है, इसे कैसे समझे, और ये क्यों जरूरी हो जाता है कि कुछ सालों के बाद सीपीआई का बेस रिवीजन पेस बदला जाए? क्या ये बदलती लाइफस्टाइल, कंजम्पशन पैटर्न और इकोनॉमी की स्ट्रक्चर से सीधे सीधे जुड़ा होता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि बेस रिवीजन। सबसे पहले तो बेस ईयर क्या है? तो बेस ईयर एक तरह का बेंचमार्क है। तो सीपीआई के संदर्भ में जब हम बेस ईयर की बात करते हैं तो ये मूल्यों की तुलना करने एवं महंगाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर साधारण शब्दों में मैं समझाना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब हम कहते हैं कि 2012 आधार पर, 2012 बेस पर जनवरी 2025 का उदाहरण के लिए मानिए 150 सीपीआई है, तो उसका अर्थ ये है कि जो हमारी आइटम बास्केट है, जो हमारी वस्तुएं हैं, जो हमारी सेवाएं हैं, जो 2012 में 100 रुपए की मिलती थी, वो जनवरी 2025 में वो 150 रुपए में मिलती हैं। अब दूसरा सवाल जो आपने किया कि ये बेस ईयर रिवीजन एक्सरसाइज है क्या, इस एक्सरसाइज में की पहली बात तो आवश्यकता क्या है और क्यों करते हैं? तो देखिए, तकनीकी विकास, गांव के शहरीकरण, शिक्षा के स्तर में उन्नति, महिलाओं के सशक्तिकरण के कारण हमारी रोज़मर्रा की जीवन शैली में, हमारे खान पान के तरीके में, हमारे शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे खर्चों में बहुत परिवर्तन आया है। और पिछले 12 सालों में तो हमने कई सारे परिवर्तन देखे हैं। साथ ही में विश्व में बहुत सारे शोध चलते रहे हैं इन 12 सालों में, जिसमें न केवल वस्तुओं के वर्गीकरण को लेके बल्कि सीपीआई संकलन जिसको कंपाइलेशन कहते हैं, उसके मेथड में भी काफ़ी शुद्धिकरण किया गया है। अब इसको समाहित करने के लिए और सीपीआई को एक्चुअली वास्तविकता की तस्वीर दर्शाने के लिए ये बेस रिवीजन प्रक्रिया बहुत अनिवार्य होती है। और इस बेस रिवीजन प्रक्रिया का मूल स्तंभ होता है हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जिसको कहते हैं पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण। ये बेसिकली बेस रिवीजन के बारे में है। अब जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि हमने क्या प्रक्रिया अपनाई, तो देखिए, ये एक जटिल सांख्यिकी एक्सरसाइज है जिसमें ना केवल हमारे उपभोक्ता, जो हमारे यूजर्स हैं, उनका शामिल होना, उनकी भागीदारी आवश्यक है, बल्कि देश के विशेषज्ञ, शिक्षाविद, सभी के सुझाव, सभी के विचार विमर्श को लेना एक आवश्यक कार्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सांख्यिकी मंत्रालय ने हमारी बहुआयामी रणनीति अपनाई। एक तरफ तो हमने विचार विमर्श सत्र और हमने सम्मेलन आयोजित किए, हमने उसके अलावा भी हमने कार्यशालाओं का आयोजन किया जिसमें हमने अपने विशेषज्ञों, हमने अपने शिक्षाविदों, हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से भी उनके विचारों को समझा और जाना कि हमें क्या करना चाहिए इस बेस रिवीजन एक्सरसाइज को करने प्रोसेस के लिए। जो अडॉप्ट की गई हैं उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज है जो की गई, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे और डिटेल में समझूंगी अपने अगले प्रश्न में। उसके पहले मैं डॉक्टर प्राची मिश्रा आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट ग्रुप का हिस्सा हैं, तो थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बताएं कि जब नए सीपीआई की हम बात कर रहे हैं तो डेटा सोर्सेज और जो मेथोडोलॉजी रही है, इनमें भी बदलाव किए जा रहे हैं। तो ये कौन से बड़े बदलाव हैं जो किए जा रहे हैं और इनका क्या असर होगा, क्यों जरूरी माना गया है बदलाव किए जाएं? पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेंजेस इन्फ्लेशन मेजरमेंट को कितना ज्यादा रियलिस्टिक और क्रेडिबल बनाएंगे? क्यों बदली जा रही हैं चीजें और क्या बदलाव हैं बड़े? तो देखिए प्रीति जी, जैसा दीप्ति जी ने भी बताया कि इसमें दो
मेन बदलाव आ रहे हैं, एक डेटा में और दूसरी मेथोडोलॉजी में। तो डेटा में मैं कहूँगी 4 चीज़ें कम से कम। एक दीप्ति जी ने बताया कि हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो पिछला सीपीआई था वो 12-13 साल पुराना था। उसमें हम बहुत पुराने हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे यूज़ कर रहे थे, और भारतीय अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ रही है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी स्टेटिस्टिक्स उसको रिफ्लेक्ट करें। तो ये सबसे बड़ा चेंज है कि हम हाउस होल्ड्स कितना खर्च कर रहे हैं, किस चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं। अब हम जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, अब हाउस होल्ड फूड पे जैसे कम खर्च कर रहे हैं, सर्विसेज पे ज़्यादा, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब पे ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो HCES जो हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है उसका लेटेस्ट राउंड और 22-23 राउंड लेना, वो इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा डेटा सोर्स में इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। उसके अलावा कवरेज भी बहुत बढ़ा है, जितने आप आइटम्स देखें गुड्स में, सर्विसेज में, वो सब बढ़े हैं। एक बहुत और महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऑनलाइन मार्केट्स का कवरेज पहली बार इस सीपीआई में किया गया है। तो ये आप सोच सकते हैं, हमारे दर्शक सोच सकते हैं कि कैसे हर कोई अब ऑनलाइन जा रहा है, ई-कॉमर्स, अमेजॉन, और ये अब अर्बन नहीं, सब ग्रामीण आवासों में भी अब बहुत ही कॉमन हो गया है। तो ये मेरे हिसाब से ये डेटा सोर्स, ऑनलाइन मार्केट्स का जो डेटा सोर्स है, ये बहुत महत्वपूर्ण एडिशन है। और चौथा ये कि जो हाउसिंग एक बहुत बड़े खर्च का जरिया है, तो अब ग्रामीण आवासों को भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो डेटा सोर्सेज में मैं कहूँगी ये 4 मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। पद्धति या मेथड्स में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, इसमें मैं 2-3-4 आपको बोलूँगी। सबसे पहला है एक ग्लोबल क्लासिफिकेशन, किस सेक्टर में हम खर्च करते हैं। तो अब मॉस्पी ने कॉइकॉप, इसको बोलते हैं टेक्निकली, इसको कॉइकॉप क्लासिफिकेशन, ताकि हम देश दुनिया में किसी भी कंट्री से अपने सीपीआई को कंपेयर कर सकें। तो अब इस सीपीआई ने कॉइकॉप क्लासिफिकेशन, जो ग्लोबल क्लासिफिकेशन है, इसको अडॉप्ट किया। ये मेरे हिसाब से ये भी इसमें बहुत मेहनत लगी है मॉस्पी स्टाफ की। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी पद्धति में बहुत बड़ी बदलाव है। दूसरा ये कि अब कंप्यूटिंग बहुत बेहतर हो गया है, तो एक और मेथड में जो बदलाव आया है कि अब हम किसी भी आइटम को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये कह के कि अच्छा ये घर, ज़्यादातर हाउस होल्ड्स इस पे खर्च नहीं करते हैं। तो वो भी हमने अब ये इंक्लूसिव है, कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है, हर आइटम इस पद्धति का पार्ट है। सो मेथड में सब इंक्लूडेड है, तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत बड़ा है। तीसरा, आवास, मैंने ग्रामीण आवास की बात की, तो पहले या बहुत देशों में, इवन यूनाइटेड स्टेट्स में, हर 6 महीने पे सर्वेयर जो है घर पे जाते हैं और घर रेंटल कितना है, रेंटल इक्विवेलेंट निकालते हैं। मॉस्पी ने मंथली सीरीज क्रिएट किया है रेंटल इक्विवेलेंट का। तो ये अगेन आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। और चौथा भी एक बहुत, इस पे कमेटी में बहुत बहस हुई कि मुफ्त चीज़ों को सीपीआई में इंक्लूड किया जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के हिसाब से 75% ग्रामीण आबादी को अब मुफ्त अनाज मिल रहा है, तो इसको सीपीआई का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और कमेटी ने काफ़ी इस पे बहस की, बहुत सारे ओपिनियंस थे, इस नतीजे पे पहुंची है कि, और ये किसी कंट्री में ये आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी इसका आंसर इट्स नॉट क्रिस्टल क्लियर। तो इसीलिए लेकिन कमेटी ने इसमें बहुत सोच विचार किया और इस नतीजे पे पहुंची कि प्राइस मेजरमेंट के लिए, अगर आप प्राइस मेजर करना चाहते हैं तो आप मुफ्त अनाज है, मुफ्त जो भी है, उसको नहीं इंक्लूड करें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए, कि कितनी मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितनी है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आप क्यों ना एक अलग इंडेक्स क्रिएट करें जिसमें मुफ्त अनाज ही नहीं, मुफ्त दवाइयाँ हो, मुफ्त एजुकेशन हो, मुफ्त हेल्थ हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो। तो किसी भी हाउस होल्ड का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, उसके लिए एक नई इंडेक्स की तैयारी करें। तो मेरे हिसाब से कुल मिलाकर आप डेटा सोर्सेज देख लें,
आप मेथड्स पद्धति में बदलाव देख लें, दिस इज रियली अ कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन ऑफ द सीपीआई। तो डेटा और जो मेथडोलॉजी है उसको लेकर प्राची जी ने बहुत गहराई से बताया है। दीप्ति जी, ऑपरेशनल साइड में जो चेंजेस आए हैं उस पूरी प्रक्रिया में, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं। जो प्रोसेस के बारे में आप बता रही थी, जो प्रोसेस अब मंत्रालय अपना रहा है, किस तरह से हम नए और पुराने को इसमें कंपेयर करें आपकी नज़र में? देखिए, पहले तो जो प्रोसेस है वो ये इस पूरी प्रक्रिया को हमने एक एक्सपर्ट ग्रुप के मार्गदर्शन में किया, जिसमें देश के शिक्षाविद, वरिष्ठ संस्थानों के विशेषज्ञ और हमारे भारतीय रिजर्व बैंक जो कि इसके मुख्य यूज़र हैं, और भारत सरकार के बड़े अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। अब इस प्रोसेस में जैसा कि हमने कहा कि इस बात को समझने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या शोध हुए और पिछले 12 सालों में क्या क्या चीज़ों को सीपीआई के अंदर डाला गया, उसको समझने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संस्थापित ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ गहन विचार विमर्श किया और इन सारी जो भी हमारे पास इनपुट्स आए उनको हमने सुचारू रूप से इसको इंक्लूड किया। अब जो आप परिवर्तन की बात करते हैं तो देखिए, पूरा उद्देश्य यही था कि 2024 की श्रृंखला को सुदृढ़ एवं वास्तविकता को दर्शाने वाला बनाया जाए। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के आधार पर आइटम बास्केट का पुनर्निर्माण किया गया। सो ना केवल नई वस्तुएं, जैसे प्राची जी ने बताया, नई वस्तुएं, नई सेवाएं इसमें शामिल हुई, बल्कि उनका भार भी परिवर्तित किया गया। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन है, नेचुरली जो प्राची जी ने बताया, क्वाई कॉप का एडॉप्शन, जिसने मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये आपसे साझा करते हुए कि जिसके कारण हमारा सीपीआई 2024 की जो श्रृंखला होगी वो विश्व के सभी देशों के साथ तुलनात्मक, ग्लोबली कंपैरेबल हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मुझे लगता है इस एक्सरसाइज का। तीसरा बड़ा परिवर्तन जिसके लिए हमने नई सीरीज में कह सकते हैं कि काफ़ी बदलाव है इस सीरीज में, वो है नए स्रोतों का समावेश। सो हमने जैसे रेल, डाक और ईंधन, डीजल, पेट्रोल और आधुनिक डेटा स्रोत एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी को हमने प्रशासनिक डेटा स्रोतों के साथ नई सीरीज में लिया है। और साथ ही हमने ऑनलाइन में भी, जैसे मोबाइल पैकेजेस, ऑनलाइन मीडिया सर्विसेज और इंटरनेशनल हवाई किराए को भी ऑनलाइन स्रोतों से लिया है। और ऑनलाइन स्रोतों में मूल्य परिवर्तन को ठीक से सीपीआई में प्रतिबिंबित करने के लिए हमने 12 बड़े शहर जिनकी जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है, उसमें एक मार्केट भी क्रिएट किया, जिससे हम इन प्राइसेस को, इन मूल्यों को ठीक से संग्रहित कर सकें। और इसके अलावा जैसे प्राची जी ने बताया, काफ़ी डिटेल में बताया कि हमने कंपाइलेशन मेथडोलॉजी जो है, संकलन की मेथडोलॉजी में काफ़ी सुधार किया, हाउसिंग मेथडोलॉजी में काफ़ी सुधार किया। और पिछले 12 वर्षों में देखिए, अगर सबसे बड़ा बदलाव आया है तो वो है तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी। सो इस बेस रिवीजन एक्सरसाइज में सांख्यिकी मंत्रालय ने पूरा प्रयास किया है उस नई तकनीक को समाहित करने का। तो वो मूल्य संग्रहण हो या सीपीआई कंपाइलेशन हो, मूल्य संग्रहण अभी पूरा टैबलेट बेस्ड हमारा पूरे देश में होता है, और सीपीआई कंपाइलेशन भी हमने पाइथन प्लेटफॉर्म पे और पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस पर शुरू किया है। तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत बड़े परिवर्तन हैं जो पिछली सीरीज से नई सीरीज में आए हैं। बिल्कुल। अब इन बदलावों के बाद अगर डॉक्टर प्राची थोड़ा सा बात करें फ्यूचर वर्क के एजेंडे को लेकर, अगर हम प्राइस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, किस तरह से आगे अब काम होगा? तो प्राइस मेजरमेंट जब हम बात करते हैं तो इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। इसको अगर हम देखें, डिजिटल इकोनॉमी, सर्विस सेक्टर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कंजम्पशन का नेचर तेजी से बदल रहा है हर जगह। तो आपके अनुसार फ्यूचर में जो सीपीआई है और जो प्राइस स्टैटिस्टिक्स हैं उसके क्षेत्र में किन नए इंडिकेटर्स पर काम होना चाहिए, और पॉलिसी रेलेवेंस को और मजबूत कैसे किया जा सकता है? क्या कुछ हो रहा है? साथ ही जब एक्सपर्ट ग्रुप की हम बात करते हैं तो आप लोग किन चीजों को ध्यान में रखकर, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत चीजें तेजी से इवॉल्व हो रही हैं, किस तरह से मंथन हो रहा है इसे लेकर? बिल्कुल प्रीति जी, इस एक्सपर्ट ग्रुप का टाइमलाइन जो था वो बहुत लिमिटेड था, और जो मॉस्पी ने काम किया है बहुत तेज गति से बहुत कम समय में किया है। तो वास्तविक है कि आगे
और काम करना है, इसको इस गति को कंटिन्यू करना है, तो इसमें 3-4 चीज़ें मेरे हिसाब से सबसे पहले तो बैक सीरीज़ क्रिएट करना है कि आप अभी जो नई सीरीज़ है वो कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन है, जैसा मैंने कहा। तो इसमें डेटा में चेंज हुआ है, इसमें मेथड्स में चेंज हुए हैं, तो इसको आप कैसे कंपेरेबल बनाएं, तो आपको बैक सीरीज़ को इसी हिसाब से आपको बनाना होगा ताकि आप नई सीरीज़ जो है और पुरानी सीरीज़ को कंपेयर कर सकें। तो ये अपने आप में ये बहुत मुश्किल और बहुत बारीकी से इसको इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ केयरफुल एफर्ट बाय मॉस्पी। दूसरा मैंने कहा, जैसे इस बार हमने कमेटी ने डिसाइड किया, एक्सपर्ट ग्रुप में डिसाइड किया कि सीपीआई प्राइस मेजरमेंट इसका उद्देश्य है, तो इसमें हम मुफ्त चीज़ें ये सब नहीं इंक्लूड करेंगे। लेकिन एक रिकमेंडेशन हमने दिया कि आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एक इंडिया के लिए, भारत के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, जो पूरे जीवन यापन में कितनी लागत है उसके आंकड़े बनाए जाएं, जिसमें मुफ्त अनाज, मुफ्त दवाइयाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, एक्चुअल कितना कॉस्ट है और एक्चुअल जीवन यापन के लिए कितनी लागत है, उसकी हमें सही तरह से जानकारी हो। तो ये अपने आप में ये भी बहुत ही इस एक्सरसाइज को भी आगे ज़रूर करना चाहिए। तीसरी, मैंने जैसे कहा कि इस सीपीआई में सबसे बड़ा चेंज है कि अब ऑनलाइन मार्केट्स इंक्लूडेड हैं। इस ऑनलाइन मार्केट्स को और विस्तार से इंक्लूड करना और विस्तार से बढ़ाना, ज़्यादा ऑनलाइन मार्केट्स को, अभी शायद 12 ऑनलाइन मार्केट्स, दीप्ति जी मुझे करेक्ट करेंगे, 12 ऑनलाइन मार्केट्स इंक्लूड हुए, पर इससे भी ज़्यादा, क्योंकि ऑनलाइन अब हमारी ई कॉमर्स और ऑनलाइन अब नए भारत की खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चौथा, हमने कमेटी ने इस पे सोचा कि अगले HCES के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन करें, और उसमें एक था हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, जो अगला होगा, क्योंकि वो उस पर सीपीआई मेजरमेंट बहुत डिपेंड करता है। तो उसमें उसको कॉइकॉप क्लासिफिकेशन में बनाना है, क्योंकि अभी बहुत मेहनत लगी इसको प्राइस डेटा को और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डेटा को कॉइकॉप में लाने के लिए। अब आगे जब भी ये सर्वे हो वो कॉइकॉप क्लासिफिकेशन से होनी चाहिए, ताकि हमारे जो भी आंकड़े हैं वो ग्लोबली कंपेरेबल रहें। और उसके बाद HCS में ये भी हमारा सोचना था कि HCS में हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे में प्रश्न होना चाहिए ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का, कि कितना हर आदमी, हर परिवार कितना ऑनलाइन खर्च करता है, किस पे ऑनलाइन खर्च करता है, किस पे ऑफलाइन खर्च करता है। ये ई कॉमर्स जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है, इसको कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे में भी इंक्लूड करना है। और आखिरी मैं कहूँगी कि एक और चीज़ की, रिसर्चर्स को माइक्रो डेटा का एक्सेस, ये भी, ताकि और भारतीय रिसर्चर्स को, ताकि वो और पूरे संतुलन के साथ, उचित संतुलन के साथ माइक्रो डेटा का एक्सेस हम दें, ताकि वो और रिसर्च कर पाएं और हम अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ग्रैन्युलर तरह से और अच्छी तरह से समझ पाएं। बिल्कुल। और दीप्ति जी, आखिर में, क्योंकि समय पूरा हो रहा है, 2 चीज़ें हैं जो मैं आपसे समझना चाहूँगी। जब हम न्यू सीपीआई बास्केट की बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि आइटम्स की जो संख्या है वो 299 से बढ़कर लगभग 350 होने जा रही है। तो थोड़ा आप बताएं कुछ नए आइटम्स, उनके क्या कुछ एग्जांपल्स अगर आप साझा करें कि कौन से आइटम्स हैं जो जुड़े गए हैं, और आज के अर्बन और रूरल कंजम्पशन को रिफ्लेक्ट क्या ये कर रहे हैं, और क्या रिवाइज सीपीआई के साथ बैक सीरीज भी जारी की जाएगी, क्योंकि 12 फरवरी 2026 से नई सीरीज को लाइव करने की तैयारियां भी हैं, तो किस चरण में ये तैयारियां हैं? जी, तो जैसे आपने बताया कि नई सीपीआई सीरीज़ में 299 से 350 आइटम ऑल इंडिया लेवल पे हो गए हैं। और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि सांख्यिकी मंत्रालय केवल ऑल इंडिया लेवल पर ही नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर भी सीपीआई निकालता है, और ये रूरल अर्बन सेक्टर वाइज भी निकालता है।
तो ये जो नंबर है ये आपको ऑल इंडिया लेवल पे है, लेकिन ये जो राज्य के में ये अलग अलग नंबर्स हैं। एक तो ये चीज़। दूसरा, मैं दोबारा ये बात दोहराना चाहूँगी कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 में जो नए आइटम आए, जो परिवर्तन हुए, जो भी वस्तुएं मद आए, वो सारे आपको सीपीआई में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वही हमारा मूल स्तंभ है। तो जो नए मद और सेवाएं जो बेसिकली आई, जो प्रमुख रूप से आई, जिनको हम कहें, जिसके बारे में प्राची जी ने भी कहा कि ग्रामीण आवास किराया, जिस रूरल क्षेत्र में पहले हाउसिंग पिछली सीरीज में जो अभी की 2012 की श्रृंखला है उसमें नहीं था, अभी हमारी 2024 की श्रृंखला में वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा ऑनलाइन मीडिया सर्विसेज जो 2011-12 की सीरीज में नहीं थी वो अभी मिलेंगी, और साथ में नए आधुनिक ऊर्जा के स्रोत जैसे सीएनजी, पीएनजी भी आपको नए आइटम की तरह नई सीरीज में मिलेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई किराया, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा का चूंकि भार हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे में बढ़ा है, तो उसको भी वो भी आपको सीपीआई में देखने को मिलेगा। जैसे कि प्राची जी ने बोला कि बैक सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2012 की श्रृंखला को जब हम 2024 की श्रृंखला से जोड़ते हैं तो उसको जोड़ के उसका विश्लेषण करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए ये बैक सीरीज निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ऑल इंडिया लेवल पे, रूरल अर्बन लेवल पे हम 12 फरवरी 2026 को जब हम अपनी नई सीरीज निकालेंगे, उसके साथ ही ऑल इंडिया स्तर की हम बैक सीरीज भी निकालेंगे। और जो डिटेल बैक सीरीज है उसके बारे में चूंकि क्वाइकॉप के कारण काफी मंथन की आवश्यकता है, सो वो मंथन जरूर होगा, और उसके बाद हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे यूजर्स के लिए जो भी सुविधाजनक हो वो हम प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर प्राची, आखिर में अगर कोई और अहम बात रह गई हो बहुत संक्षेप में। हाँ, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि मॉस्पी से जुड़ने का मुझे मौका मिला इस समिति के दौरान और इस समिति के बाहर भी, तो मुझे ये लगता है कि सभी स्तरों पर वास्तव में मॉस्पी के जो स्टाफ हैं बहुत प्रतिबद्ध हैं। ये मेरा अनुभव रहा, और मेरे हिसाब से एक आधुनिकीकरण का जो एजेंडा मॉस्पी मॉस्पी जो अभी कर रही है, ये सिर्फ जो मौजूदा प्रणालियां हैं उसको अपडेट करने का नहीं है, ये एक्चुअली देश की पूरी सांख्यिकी बुनियाद को नई तरह से कल्पना करने का है। और कुल मिलाकर मैंने इसके बारे में लिखा भी है कि ये एक मौन डेटा क्रांति है, साइलेंट डेटा रेवोल्यूशन, जो साक्ष्य आधारित नीति, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग का नींव के लिए नींव का निर्माण कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी एक तरह से माने कि ये भी एक रिफॉर्म का हिस्सा है, बड़े रिफॉर्म का हिस्सा, बहुत बड़े रिफॉर्म का। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी इस गति को हमें कंटिन्यू करना है, इस मोमेंटम को हमें सस्टेन करना है, और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये होगा। बट आई थिंक इसको सस्टेन, जो भी हमें गति मिली है इस डेटा रेवोल्यूशन के लिए, वो रिफॉर्म्स का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। और इसी के साथ इस चर्चा का समय यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर प्राची मिश्रा, दीप्ति श्रीवास्तव, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि ये उस भारत की कहानी कहता है जिसमें हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। बेस ईयर रिवीजन दरअसल हमारी बदलती लाइफस्टाइल, नई कंजप्शन हैबिट्स और इवॉल्विंग इकोनॉमी को आंकड़ों की भाषा में दर्ज करने की कोशिश है। जब सीपीआई ज्यादा एक्यूरेट होता है तो इन्फ्लेशन मेजरमेंट बेहतर होते हैं, पॉलिसी डिसीजन ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं, और अंततः आम नागरिक के हितों की बेहतर सुरक्षा होती है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, उनकी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ और एक्सपर्ट्स का एकेडमिक इनसाइट दोनों मिलकर भारत के इस पूरे सांख्यिकी जो सिस्टम है उसे और मजबूत बनाते हैं। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सेंसर टीवी के साथ। नमस्कार।